नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 20 मार्च की शिफ्ट 2 का पेपर। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ए अकेला एक मेज को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में बना सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया। शेष कार्य ए अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो सिंपल सा दिमाग में रोनी कैलकुलेशन। एलसीएम 30 हो गया तो ए की इफिशियंसी 1 हो गई और बी की इफिशियंसी 2। 8 दिन काम किया 2 की इफिशियंसी से किसने, बी ने, यानी कि 16 हो गया। एलसीएम 30 लिया था, 30 से 16 जाएगा तो 14 बचेगा, यानी कि 14/1 आंसर। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे 30 लिखोगे 15, फिर एलसीएम 30 लोगे तो एफिशिएंसी हम यहाँ से निकाल ली हमने। फिर उसके बाद उसने 2 दिन काम किया तो 8 दूनी 16, 36 से हमने क्या किया, 16 माइनस कर दिया तो हमारे पास 14 आया। अब जो काम बचा वो करेगा कौन, ए करेगा। ए की एफिशिएंसी 1 थी, आंसर। अगला सवाल, किस वर्ष कंपनी जेड का कुल उत्पादन कंपनी एक्स के कुल उत्पादन से 30% अधिक है। यानी कि एक्स का अगर 100 है तो हमें जेड का चाहिए 130, यानी कि हमें रेशियो चाहिए 10:13 का। चेक कर लेते भाई। सबसे पहले 2018 का ये रहा, एक्स ये है और हमारा जेड ये त्रिभुज वाला, यानी कि ये रहा 65 और ये रहा 45। इनका बनेगा, कभी नहीं बनेगा। 5 ने 45, यहाँ से 13, ये तो कैंसिल आउट। दूसरा 2020 का ये है, यानी कि इसी लाइन में जाएंगे। ये 50 हो गया और ये 65 हो गया। बिल्कुल 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 15, आंसर। अगला सवाल, पी की आय क्यू की आय का 150% है। पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है। यदि क्यू अपनी आय के 20% की बचत करता है तो पी अपनी आय से कितने परसेंट बचाता है। तो यहाँ से देखो क्यू के लिए हम बनाते हैं। क्यू की आय हमने मान ली कि 100 है, क्यू की इनकम आ गई 100, 20% की वो बचत करता है। यानी कि अगर वो सेविंग 20% कर रहा है तो 20 रुपए की, क्योंकि 100 का 20% 20, तो वो खर्च कितना कर रहा है, यानी कि हमें इसका एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए। कितना कर रहा है, 80 रुपए। अब कह रहा था पी का व्यय क्यू के व्यय का 60% है, तो क्यू का व्यय कितना, 80, यानी कि पी का अगर हम व्यय निकालेंगे इसका 60% करेंगे। 60% करेंगे, 8 छंग 48, ये पी का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। कितना, 8 छंग 48। समझ गए बात को। और कह रहा था पी की आय क्यू की आय का 150% है, 150% है, तो इसका 150% करेंगे तो पी की इनकम आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 150% मतलब 150 हो गया। अब यहां से देखो कह रहा है पी अपनी आय से कितने परसेंट की बचत करता है। तो देखो 150 तो उसकी इनकम थी, 48 वो खर्च कर दे रहा, तो 10 से 8 गया 2 हो गया, 14 से 4 सॉरी 4 से 4 गया 0, 102 हो गया। यानी कि 102 की वो बचत कर रहा, किससे, 150 से। गुणा कर देंगे 100 का, यानी कि 0 से 0 चला गया, 102 करना है यहाँ पर। तो यहाँ से करेंगे 5 3 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पर 3 तिरका 9 हो गया और फिर 1 बचा, 3 चौकू 12, यानी कि 2 चौकू 8, 2 3 6, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर यही इफेक्टिव होता है कि हम ये देख ले कि कहाँ से शुरू करना है। जैसे हमने यहाँ से शुरू किया, इसकी सेविंग पता लग गई, इसका एक्सपेंडिचर। अब इसके एक्सपेंडिचर से हमने इसका निकाल लिया, किसका, पी का, और पी की आय भी निकाल ली। दोनों हमें पता लग गई तो यहाँ से हमने घटा लिया, हमें पता लग गया। या रेशियो बना के भी कर सकते थे। त्रिभुज एन ओ पी की दो माध्यिकाएं एन ए और ओ बी एक दूसरे को एस पर समकोण पर प्रच्छेद करती हैं। यदि एन ए बराबर 15 है, ओ बी बराबर 15 है, तो ओ ए का मान क्या होगा। तो देखो यहां से बना लेते हैं। ये हो गया एन ओ और पी। कह रहा था एन ए, माध्यिकाएं मतलब बराबर भागों में काटती हैं सामने वाली भुजा को। ओ बी यानी कि ओ बी, ये हो गया एन ए। एस पर समकोण पर काटती हैं, यानी कि ये कहां पर काट रही है, 90 डिग्री पे। सभी कोण कितने होंगे, 90 ही होंगे। ठीक है, एन ए बराबर दे दिया था हमको 15, यानी कि ये पूरी लंबाई दे दी 15। ओ बी यानी कि ये पूरी भी लंबाई हमको दे दी 15। कह रहा था ओ ए का मान निकालना था, यानी कि इसका मान। अब यहां से तुम्हें एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि माध्यिका जहां पर मिलती हैं वहां पर उनका रेशियो क्या होता, 2:1 होता था, बस। यानी कि इसका भी 2:1 होगा। यानी कि यहां से करेंगे तो 3 बराबर 15 हो गया और 1 बराबर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि यहां से ये आ गया कितना, 5। समझ गए बात को, बिल्कुल समझ जाओगे। फिर इसी तरीके से अगर हम इस लाइन के लिए निकालते तो 3 बराबर 15 हो गया और हम 2 बराबर निकालते तो 10 आ जाता, यानी कि ये कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसमें पाइथागोरस नहीं लगा पाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस का 5 25 हो गया। यानी कि यहाँ पर बन गया 125। 125 को लिख सकते हैं 25 पंजे 125, रूट से बाहर करेंगे तो 5√5 आंसर। ठीक है, एडवांस का मतलब प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टीज आपको पता है तो सवाल बिल्कुल हलवा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर 9/13 दिया। देखो कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे
कर्ड, ये थीटा हो गया। पूछ रहा था वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, यानी कि यहाँ से देखो 3 तिरका 9, यानी कि 9 13 का कोई रेशियो बनता है पाइथागोरस में, नहीं बनता। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर माइनस का 9 का स्क्वायर करेंगे, यही तो होगा पाइथागोरन इंटरप्रेट से। तो 13 और 9 22 हो गया, और 13 और 9 का डिफरेंस 4 आ जाएगा, समझ गए। तो यहाँ से हम लिखेंगे तो 2 बाहर आ गया, यानी कि 11। ये किसकी होगी लंबाई, ये हमको लंब की मिल गई। कोसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ड होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ड बटे लंब हो जाएगी। अब यहाँ पे √11 का हमने ऊपर नीचे कर दिया गुणा, किसका, √11 था, √22 था भाई, अभी गलत हो जाता। √22 का ऊपर नीचे कर दो गुणा, यहाँ पर भी 22 कर लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या बन गया, 13√22 बटे में 22 दूनी 44, आंसर आ गया। अगला सवाल, कौन सा कथन सत्य है। तो देखो सत्य के लिए हमें क्या कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन के लिए हमें क्या, देखो सब जगह 12 12 बना लो, यानी कि यहाँ पर 6 का गुणा होगा, यहाँ पर 2 का, यानी कि यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर भी 6 का। तो 6 2 8 1 9 हो गया, 9 बटे 12 कर देंगे, 3 तिरका 9 3 चौकू 12, आंसर पहला तो सत्य है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, इनका एलसीएम लेते 60 बनता, यानी कि नीचे यहाँ पर 60, सब जगह 60 बनता, 60 लिख लो। यहाँ पर 60 बनाने के लिए 10 का गुणा तो ऊपर 10 हो गया, यहाँ पर 5 का गुणा तो ऊपर 5 हो गया, यहाँ पर 3 का गुणा तो यहाँ पर 3 हो गया। तो 10 5 15 3 18, 18 बटे 60, यानी कि 6 3 18, 6 पंजे 30, यानी कि 3 बटे 5। कैलकुलेशन की भी दाद देनी पड़ेगी मेरी, ठीक है, कोई बात नहीं। 6 3 18, 6 कम 6 होता है, कोई बात नहीं, होती हैं चीजें, ठीक है, माफ कीजिएगा। अब देखो इस टाइप का कभी भी सवाल मिले हमेशा उसको इससे करना, उसका रीजन अभी आपको पता लग जाएगा क्यों। 3 4 5, इसको मान लो थीटा, यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी, प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ड बटे लंब, माइनस का 1 अपॉन में करेंगे कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 माइनस का 5/3 प्लस का 1 हो गया, यानी कि 3 एलसीएम ले लिया तो 4 प्लस का 5 माइनस का 3 हो गया। नीचे में करेंगे 4 माइनस का 5 प्लस का 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट एलसीएम लेने के बाद, 5 4 9, 9 से 3 गया 6, यहाँ से करेंगे 4 3 7, 7 से 5 गया 2, 2 दिया 6 हो गया, यानी कि हमें 3 आंसर चाहिए। यहाँ पर देखो अगर पुट करते तो 5/3 करते, मिलेगा 3 नहीं, यहाँ पर भी करते तो सेक थीटा किसका, कॉस थीटा का अपोजिट होता है, तो यहाँ से 5/4 करते तो यहाँ से मिलता नहीं मिलता। ये सारी वैल्यू हम इसी त्रिभुज से रख रहे हैं। कॉट थीटा रखते तो 2 गुणे 4/3 करते, यहाँ से भी नहीं मिलता। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी थी, 5/3 थी, प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी थी, 4/3, यानी कि 5 4 9/3, यानी कि 3 तिरका 9 हो गया, समझ गए। अब इसका देखो बहुत दिन पहले हमने ग्रुप पे ये शेयर किया था, ग्रुप इन द सेंस चैनल पे, तो ये सवाल हमसे पूछा गया, तो मैंने ये कहा था इनको नोट करके लिख लेना, और ये इनमें से देखो बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर देखो टेन थीटा का अपोजिट क्या हो सकता है, किस में चेंज होता है, कॉट में होता है, उसी तरीके से लिखा, देखो सेक हो गया यहाँ पर, वहां पर कोसेक पूछा था, यहाँ देखो ये चीजें कुछ बना के दिखाई थी, ये देखो ये बहुत पहले, और ये इसका सोल्यूशन है। फिर हमने ये भी बताया था दूसरे में इस तरीके से इसको करना है, तो ये चीजें बहुत पहले शेयर की थी, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसको मैं दोबारा पिन कर दूंगा, ठीक है। बाकी कोई जरूरत नहीं है आपको इन सवालों को, ये खास तौर से नोट कर लो, इसी तरीके से करने हैं, हमेशा याद रखना। अगर एक से नहीं आए तो दूसरा मान के कर लो, दूसरा नहीं आ रहा तीसरा मान के कर लो, कैसे भी करके उसको इसी तरीके से करना। आप बताओ इतना लंबा सोल्यूशन करने जाओगे क्या, ये था सोल्यूशन, समझ लो बात को, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। बिंदु 22 से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को x पर स्पर्श करती है, O इस वृत्त का केंद्र है, OY बराबर 50 सेंटीमीटर दे दिया, XY बराबर 40 दे दिया, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखो 22 से खींची गई स्पर्श रेखा हो गई, ये यहाँ से ये हो गई x पर स्पर्श रेखा है, टच नहीं हो रही, लेकिन फिर भी इमेजिन कर लो, जैसे आप बात करते हो ना उस टाइम इमेजिन करते हो वैसे ही। OY बराबर हमको दे दिया, ओ भाई नहीं है, ओ बाई है, मेरा प्रोनाउंसिएशन गंदा है तो इसलिए मैं इंग्लिश प्रेफर भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो हमें पता है ये 90 डिग्री बनाएगा हमेशा, तो 3 4 5 का बनता है रेशियो, तो ये रहेगा पाइथागोरस से, ठीक है। अगला सवाल, 60 रुपए प्रति केजी की चाय को 70 रुपए प्रति केजी की चाय से किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण 80 में बेचा जाए और 25% का प्रॉफिट हो। देखो हम एलिगेशन लगाएंगे तो बराबर की चीजों में लगाएंगे ना कि हम देखो इधर सेलिंग प्राइस दिया, यहाँ पर दोनों कॉस्ट प्राइस दिया, तो इनमें तो नहीं लगा सकते। तो 25% यानी कि हमने मान लिया 100 कॉस्ट प्राइस हो गया किसका, मिक्सचर का, और 25% प्रॉफिट लेते तो 125 बनता है, यानी कि इसी 125 की वैल्यू हमको दे दी 80, और हमें निकालनी थी किसकी वैल्यू, 100 की वैल्यू, यानी कि 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, यहाँ से 16 पंजे 80 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया। अब लगा दो इसमें, क्योंकि हमें दोनों का कॉस्ट प्राइस पता लग गया, सेलिंग प्राइस में थोड़ी ना लगा देते,
इतने बेवकूफ थोड़ी ना हम लोग। तो दूनी 4, दो तियां 6 आंसर। अगला सवाल अब कह रहा था वर्ष 2019 से 21 के कलावधि में फैक्ट्री ओ के औसत उत्पादन का इसी कलावधि में फैक्ट्री एम के औसत उत्पादन से अनुपात क्या होगा। देखो कौन कौन सी, हमसे ओ की बात कर रहा है और एम की बात कर रहा है और 19 से लेकर 21 की बात कर रहा है। यानी कि पहले तो इनको लिख लो, 21 लिखा हुआ है और 33 लिखा हुआ और 19 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इनको लिख लो 15। एक तो देखो सारे जितने भी पाई चार्ट वाले हैं इस तरीके के सवाल है ना, तो वो पता नहीं क्यों ऐसे दिए हैं। बार ग्राफ देखो, ये बहुत बढ़िया दिया हुआ, पाई चार्ट में भी कुछ नहीं दिखता है, किसी में कुछ दिखता ही नहीं, फिर पता नहीं क्या है। इतने गंदे पेपर मैंने कभी नहीं करवाए, मतलब जो प्रिंट इतने ऐसे हो। अब यहाँ से देखो जोड़ो, 8 5 13 1 14 की 4 हो गया, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 2 2 4 3 7 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 9 3 12 और 1 13 के 3, हाथ से लगा 1 हो गया, यानी कि 3 3 3 6 1 7 आंसर आ गया। यानी कि कहीं ना कहीं गलत कर दिया, 8 5 13 1 14 4, हाथ से लगा 1 हो गया, 2 और 1 3 6 आएगा, ठीक है। कुछ नहीं, आज गलतियां ज्यादा हो रही पता नहीं क्यों। अब आंसर आ गया। अब एवरेज की मत सोचना भाई, सब में हम भाग करते 3 3 का, वो तो कट ही जाना था, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल करते हैं। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है। तो देखो सबका क्रय मूल्य उसने बराबर बोल दिया, हमें मिल गया फायदा। हमने मान लिया सबका क्रय मूल्य नहीं मानते, हम सबका विक्रय मूल्य मान लेते हैं, ठीक है। सबका विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा, 14 रुपया। 9 वस्तुओं का प्रॉफिट ले रहा विक्रय मूल्य पे, यानी कि 9 रुपया का प्रॉफिट रहा होगा। तो 14 से 9 अगर हम घटा देंगे तो कितना, 5 रुपया का हमारा सीपी रहा होगा। बात खत्म हो गई। हमने प्रॉफिट कितने के लिया, 9 रुपए का, किस पर, 5 पर। गुणा कर दो 100, 5 दूनी 10 हो गया, 9 दूनी 18, 180% आंसर। अगला सवाल, एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक कितने हैं, उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक कितने हैं। परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या सिंपल है, 50 सबका था। जो पास हो गए हैं उनका 70 था, जो फेल हो गए हैं उनका 30 था। डिफरेंस करेंगे तो 20 आ गया, यहाँ से डिफरेंस किया तब भी 20 आ गया, यानी कि दोनों बराबर रहे। यानी कि 1 और 1 2, 2 की वैल्यू दे दी हमको 120, 1 की निकालनी थी, यानी कि 60 आंसर। अगला सवाल कह रहा था वर्ष Y1 में S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या से अनुपात इतना है। देखो वर्ष किसमें, Y1 की बात कर रहा था, ये रहा, और S2 की जनसंख्या यानी कि ये रहा ब्लैक वाला, यानी कि 600, ये रहा 300, यानी कि 0 से 0 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। तो ये सही है, बिल्कुल नहीं सही है। फिर कह रहा था Y3 में S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या। अब Y3 को पकड़ो, फिर S1 की जनसंख्या 350 है, S2 की जनसंख्या 250 है, का 140% है। यहाँ से देख लो करके भाई, 0 से 0 चले गए, 14 पंजे 70 हो गया, 14 दूनी 28 और 7 35 हो गया। बिल्कुल सही कह रहा, आंसर लगा दो। अगला सवाल, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। तो देखो पहले ट्रेन की चाल हम निकाल लेते हैं भाई आराम से। ये कितनी हो गई, 15 मीटर प्रति सेकंड। समझ गए बात को। अब दोनों कह रही थी समान लंबाई की, यानी कि 300 प्लस की 300 हो गई, और क्या करा था विपरीत दिशा में, यानी कि दोनों की चालें जुड़ी होंगी, यानी कि 15 प्लस का x हुआ होगा बराबर 25 सेकंड हो गया, यही तो हुआ होगा। तो यहाँ से जोड़ेंगे ये 3 3 600 हो गया, 600 बटे 25 बराबर क्या हो गया, 15 प्लस का x हो गया। तो यहाँ से 25 दूनी 50 हो गया, 10 बचा, 25 चौकू 100, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, यानी कि 9 आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। एक घनाव की लंबाई और चौड़ाई का योग इतना है। देखो लंबाई और चौड़ाई का योग 4 है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 3 है, तो ये तो बराबर सेटिस्फाइड हो रहा, तो इसमें कुछ करना ही नहीं, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू आ गई इसकी 3, इसकी 1, कोई दिक्कत नहीं। घनाव की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है, यानी कि इन दोनों का योग 4 है, यानी कि ऊंचाई कितनी हो गई, उनके योग की आधी, यानी कि 2 हो गई। काम खत्म। घनाव का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। 3 एकम 3 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, और 3 दूनी 6 हो गया, 6 2 8 और 3 11 दूनी 22। फार्मूला लगा दिया भाई, 2LV प्लस का BH और प्लस का H। ये तो याद ही होगा भाई, बच्चों के याद होगा। साइन M प्लस साइन N बराबर P दिया है, कॉस M प्लस कॉस N बराबर Q दिया है, तो साइन M इंटू साइन N और कॉस M इंटू कॉस N का मान क्या होगा। तो यहाँ से देखो बहुत सा आसान सवाल है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना, दोनों तरफ का होल स्क्वायर करके इनको जोड़ना है बस। देखो साइन स्क्वायर का M प्लस साइन स्क्वायर का N और प्लस में 2 साइन M
अगर आप इस पर प्रैक्टिस करोगे तो इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपका मान निकलेगा, आपके दिमाग में बस कैलकुलेशन होनी चाहिए बस। दूसरे का कर रहे कॉस स्क्वायर एम प्लस का कॉस स्क्वायर एम और प्लस में 2 इंटू कॉस एम और फिर ये हो गया कॉस एन बराबर क्या हो गया क्यू स्क्वायर। अब दिमाग चल गया होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये वन बना देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन। इन दोनों को जोड़ेगा ये भी वन बना देगा प्लस का, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये साइन एम फिर साइन एन प्लस का कॉस एम और कॉस एन हो गया और बराबर में हो गया पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। यहाँ पर कितना बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 2 उधर चला जाएगा यानी कि बन जाएगा 2 साइन एम साइन एन प्लस का कॉस एम और कॉस एन बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 2। ये 2 आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आंसर लगा दो। अगला सवाल, अब ये देखो इस सवाल का, यहाँ से एक चीज देखो, हम बराबर से इनके सबके बराबर अगर वन कर लेते हैं, यानी जैसे 6x बराबर 1, 3y पावर में बराबर 1 और 2 की पावर z बराबर 1, तो यहाँ से हम 6 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 1 अपॉन एक्स, 3 बराबर क्या लिख सकते हैं 1 की पावर 1 अपॉन वाई और फिर z 2 बराबर क्या लिख सकते थे 1 की पावर 1 अपॉन z। अब इन दोनों का गुणा कर देते तो 3 दूनी 6 बराबर में 1, 1 की पावर देखो बेस सेम हो गया तो पावर क्या होंगी जुड़ जाएंगी, तो 1 अपॉन वाई प्लस का 1 अपॉन z हो गया। अब 6 की जगह हम ये पुट कर सकते थे, यानी कि 1 की पावर 1 अपॉन एक्स बराबर 1 की पावर 1 अपॉन वाई प्लस का 1 अपॉन z हो गया। अब दोनों के बेस बराबर मतलब बराबर हैं तो हम कंपेयर करके उनकी पावर को बराबर कर सकते हैं, बिल्कुल 1 अपॉन वाई प्लस का 1 अपॉन z। यानी कि हमसे देखो क्या पूछा गया था, ये वाला टर्म माइनस में, हमारा भी माइनस में आ जाएगा, इधर जीरो कर दो 1 अपॉन वाई 1 अपॉन z माइनस का 1 अपॉन एक्स आंसर। अगला सवाल, पी क्यू आर का अंत्य केंद्र O है तो पी ओ आर 120 डिग्री है तो पी क्यू आर का मान क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, एंगल पी ओ आर बराबर होगा 90 प्लस का कोण पी क्यू आर, क्या पूछा गया था, ठीक है पी क्यू आर वाई 2, ठीक है इसकी वैल्यू हमको 120 दे दी, माइनस का 90 हो जाएगा बराबर में एंगल पी क्यू आर वाई 2 और फिर ये 90 यानी कि 30 30 दूनी 60 हमारा आ जाएगा एंगल पी क्यू आर का। अब चित्र बनाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, इतना आपको अंडरस्टूड होगा अंत केंद्र का फार्मूला क्या होता है। अब बताओ इससे बाह्य सवाल मिलेगा आपको, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है यहाँ पर, ये तो आपको बच्चों वाला खेल हो गया आपके लिए। तो इसकी वैल्यू हमको 3 पता थी, यहाँ से हटा दो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 सत्ते 21। पी का न्यूनतम संभावित मान कितना होगा जिसके लिए इतना 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 9 से विभाज्य हो। तो देखो 5 3 8 1 9, यानी कि ये नंबर 9 से डिवाइड होगा, इनको हटा दो, फिर 8 4 12 हो गया, यानी कि 12 प्लस का 3p हो गया। तो यहाँ से देखो अगर इनका सम ऐसा आना चाहिए कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो यहाँ पर देखो 12 6 18 से काम चल जाएगा, तो p की जगह हम 2 रख देते हैं, हमारा काम हो गया। अगला सवाल, एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% का बट्टा देता है, यदि वह 6% का बट्टा देता तो वह 30 का लाभ कमाता, अंकित मूल्य क्या होगा। दोनों का डिफरेंस 3, 3 बराबर 30 हो गया, 100 बराबर निकालना तो 1000 आंसर। भाई हमने अंकित मूल्य 100 माना, 9% का बट्टे का मतलब हो गया 91 में बेच रहा है और फिर 6% का बट्टे का मतलब 94 में बेच रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 3 हो गया, तो 3 बराबर 30 दिया, 100 बराबर निकाल लिया। तो उसको हमें ऐसे क्यों करना है, हम डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर से 5 वर्षों में 4 गुना, उसी साधारण ब्याज दर से 15 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी। देखो क्या गुना हो रही थी, 4 गुना हो रही थी, कितने 5 वर्षों में हो रही थी। उसी साधारण ब्याज दर से 15 वर्षों में, यानी कि क्या गुना हो रहा था, 3 गुना हो रहा था, यानी कि यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा था, ये 3 मिल रहा था। तो देखो 3 गुना हो रहा है यहाँ पर टाइम, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, यानी कि एक से चीज कितनी हो गई होगी, 10 हो गई होगी। समझ में आई बात, नहीं आई भाई, सिंपल देखो एक से चीज 4 हो रही, कितना ब्याज मिल रहा, 3, 3 ब्याज मिल रहा कितने में, 3 मतलब 5 वर्ष में मिल रहा। अब वो 15 वर्ष में ब्याज कितना देगा, 9 ब्याज देगा, यानी कि 1 रुपए पे 9 का ब्याज मिलेगा, 10 हो जाएगी चीज, क्या गुना हो रहा, 10 गुना। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो पूछ रहा सही नहीं है, इस पे जरूर ध्यान देना, सही नहीं है वाले पे। देखो मेरा दोस्त है, उसका भाई दे के आया था, उसके साथ यही धोखा हुआ है। जो ये चीजें ध्यान रखने वाली होती हैं, ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले एसएससी बहुत रेयर मिल जाए, इस बार बहुत शिफ्ट में ऐसा बोला गया है। सभी 5 स्कूलों में पुरुषों शिक्षकों की संख्या, देखो 5 की पुरुष की और कह रहा था महिला शिक्षकों की कुल संख्या का इतना % है। तो पहले तो हमें जोड़ना पड़ेगा, ये कौन से हो गए, ये पुरुष हो गए, यानी कि ये हो गए आपके स्क्वायर वाले, तो इनको सबको जोड़ लेते, एक तो सब दिखता नहीं है तब बड़ा दिक्कत आती है,
ठीक है, यहाँ से देखो 3 5 3 8 7 15, 15 और 8 हो गया 23, 23 और कितना लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, 23 6 29, हासिल लगा 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12 हो गया। फिर यहाँ से देखो महिला के अगर जोड़ लेते तो 8 7 15, 15 2 17 1 18, 18 और 3 21 हो गया। फिर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 हो गया। इसका हमें क्या बताना, देखो जीरो से नहीं लिखा है, जीरो तो सारे कट गए होंगे, हमें उससे कोई पंचायत नहीं। 106.61% है क्या ये। अब हमें निकालना तो एग्जैक्ट पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन भी हमें इसी टाइप से दिए गए हैं, यानी कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखो अगर हम लिख दें 100 प्लस का 21, इस तरीके से लिख सकते हैं, और हम गुणा कर लेते हैं 106.6, पॉइंट से बाद में निपटेंगे, पहले गुणा करते हैं। 10661 हो गया। अब 21 का गुणा करके हम इसमें जोड़ दें, 21 एकम 21, 21 छक्का 126 और 2 128, हासिल लगा 12 हो गया। फिर 21 छक्का 126 हो गया, 126 और 12 138 हो गया, हासिल लगा 13 हो गया। फिर 13 की 3 और लिख जाएगा क्योंकि जीरो लिखा हुआ, तो हासिल 1 हो गया। 21 एकम 21 और 2 1 22 हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 10661 था, 2 जीरो और चिपका दो। अब जोड़ते चले जाओ, इनको जोड़ा तो 1 हो गया, इनको जोड़ा तो 8 हो गया, इनको जोड़ा 8 1 9 हो गया, 6 3 9 हो गया, फिर 6 2 8 हो गया, और फिर 2 हो गया 1 हो गया। यानी कि यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 100 और आ जाएगा, यानी कि 128.99 समथिंग आएगा, यानी कि ऑलमोस्ट मिल रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये तो बिल्कुल सही है। इस पर देखो एसएससी ने ये सवाल पूछे हैं, देखो अब एग्जैक्ट तो निकाल नहीं पाओगे, एग्जैक्ट निकालने के लिए हो सकता है उसने परसेंटेज को चेंज वगैरह किया हो, बाकी ठीक है, इतना हो सकता है। ठीक है, फिर देखो स्कूल ई में महिला शिक्षकों की संख्या कह रहा था आई में, ठीक है, पुरुष शिक्षकों की संख्या से इतने परसेंट अधिक। आप देखो परसेंटेज भी अच्छी दे रहा है, आज चेंज कर लो, कितना याद करोगे अब पता लगेगा। ई में महिला शिक्षकों की, महिला कौन सी वाली थी भैया, सर्किल वाली, यानी कि 280 हो गया। आई में पुरुष, आई में पुरुष 230 है। यहां से देखो जीरो से जीरो चला गया। अब कह रहा था शिक्षकों की संख्या से इतने परसेंट अधिक है, यानी कि 23 गुणे 111.73 करना पड़ेगा। ठीक, 100 से इतना बढ़ा दिया तो हम गुणा करके देख लेते, 23 थी 69 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया। फिर 23 सत्ते 161, 161 और 6 167 हो गया, यहाँ से लगा 16 हो गया। फिर 23 एकम 23 हो गया, 39 हो जाएगा, यहाँ से लगा 3 हो गया। 23 एकम 23 और 3 26 हो गया, यहाँ से लगा 2, 23 एकम 23 और 2 25 हो गया। हमें तो 28 पे पहुंचना था, इतना तो नहीं होगा ना। देखो 2 के बाद पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 100 वाले से यहाँ पर आ जाएगा, तो इतना नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन भरे सवाल है, यानी कि दूसरा वाला सही नहीं है, पहला वाला सही है। इसमें कैलकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है आपके पास। देखो ना परसेंटेज देख रहे हो कितनी वीआईपी दे रखी है। त्रिभुज MNO माध्यिका MX है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। केंद्रक भी दे दिया हमको, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। MNO माध्यिका MX, MNO का केंद्रक भाई देखो माध्यिका पर ही हमेशा केंद्रक होता है भाई। x बराबर 12 दे दिया तो MX की लंबाई कितनी होगी, यानी कि पूरा। तो देखो माध्यिका केंद्रक, अगर माध्यिका पे केंद्रक का केंद्रक किस में भाई 2:1 में डिवाइड करेगा, 3 बराबर कितना हो गया 12 हो गया, सॉरी 1 बराबर 12 होगा, और टोटल पूछा है तो 12 3 36 आंसर। ठीक है, अब a प्लस बी बराबर 24 दिया था, ए बी बराबर इतना दिया था, इसका मान, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब यहां से एक चीज समझना, अभी आपको बताते हैं। 8 3 24, 8 दूनी 16। एक चीज बताओ, अगर आपसे हम कह दें x प्लस 1/x बराबर a है, और आपसे पूछ लें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दें एकदम कि ये होता है। लेकिन इनका प्रोडक्ट भी आता है, x इंटू 1/x भी आता है, ये कट जाते हैं, इसलिए फार्मूला हमारा इतना ही रह जाता है। लेकिन हम यहाँ पर भी तो यही लगा सकते हैं। हमें पहुंचना किस पर, इस पर पहुंचना है, 3 को भी छोड़ के चल रहे हैं। इस पर पहुंचने के लिए हम यही करेंगे, 24 का स्क्वायर माइनस का 2 और प्रोडक्ट लिख देंगे a इंटू बी। समझ गए बात को। तो 24 का स्क्वायर माइनस का 2 और a इंटू बी की वैल्यू 32 हो गई। 24 24 576 हो गया, माइनस का 32 दूनी 64, 6 से 4 गया 2 गया, 7 से 6 गया 1 हो गया, यानी कि 512 आ गया। अब गुणे में 3 करना था, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 आंसर। ठीक है ये लिखा हुआ कुछ नहीं है स्पेशल लिखा, केवल फार्मूला लिखा। अगर आप फार्मूला ओपन करेंगे तो यही चीज आएगी भाई। देखो एक बार करके भी दिखा दे आपको। क्या यहाँ से देखो, a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हो तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab बराबर क्या लिखोगे 24 स्क्वायर लिखोगे। हम यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं 24 का स्क्वायर माइनस का 2ab। बस आपको लिखने का तरीका फास्ट हो गया,
वहां पर आप मेहनत देखो, ऐसा नहीं है ये किसी को फार्मूला याद नहीं होगा, हमें उसे लिख के थोड़ी ना दिखाना एग्जामिनर को, हमें ऐसे सॉल्व करके हमें टाइम बचाना, काम खत्म करना है। समझ गए? चलो फिर अगला सवाल करते हैं। अगला क्या, अब तो खत्म हो गई। चलो फिर 20 मार्च की शिफ्ट 2 आपकी कंप्लीट हो गई। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा, आपकी पढ़ाई कैसी लग रही। आपको अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, आप आराम से पूछ सकते हैं कि इस सब्जेक्ट में ये प्रॉब्लम है, या सवाल लगाते हो तो ये प्रॉब्लम आ रही, वो प्रॉब्लम। मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ, वॉइस नोट्स भेजता हूँ, क्योंकि भैया देखो टाइपिंग करने से अच्छा आप बोल के भेज दो, जल्दी चला जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। और फिर ये भी लगता है कुछ गलत ना चला जाए, मुंह से बोलो भाई, फटाफट काम खत्म। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।